बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है लीनियर मोमेंटम। लीनियर लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है। देखें, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है एंड उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई सर्टेन मैस लाजमी होगा। क्लियर हो गया? उसको मैस एम कह देते हैं। अब वो जो मैस है, जब आप उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी वी, तो इसके मूव करने से सर्टेन वेलोसिटी वी से और उस मैस के मोशन को दोनों का जो प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, तो इस प्रोडक्ट को हम बोल देते हैं लीनियर मोमेंटम और उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गया कि आपके पास जो लीनियर मोमेंटम का सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो विद सर्टेन मास एम जब वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी की मोशन की वजह से और उसके मास के वजह से जब दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लेते हैं, तो दैट प्रोडक्ट गिव्स अस द लीनियर मोमेंटम। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। अब इसका यूनिट क्या होगा? आपके पास जो है वो मास का केजी होता है और वेलोसिटी का मीटर्स पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी है, या इसको न्यूटन सेकंड भी बोला जाता है। न्यूटन सेकंड। अब न्यूटन सेकंड को अगर हम ओपन करें, न्यूटन हमारे पास होता है केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और इनटू सेकंड। तो सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो केजी पावर्स ऐड हो जाएंगी, -2 + 1, तो दिस गिव्स अस केजी मीटर्स पर सेकंड। तो यूनिट आपके पास लीनियर मोमेंटम का आ गया। तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। ये बेसिकली आप सिर्फ दो चीज़ों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, उन दो चीज़ों के प्रोडक्ट की वजह से जो क्वांटिटी आपके पास बनती है उसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर हो गया? दोनों को एक सिंगल क्वांटिटी के तौर पे हम कंसिडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद आता है न्यूटन सेकंड लॉ और लीनियर मोमेंटम का क्या रिलेशन है आपस में। देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स के अप्लाई करने से अगर उसका सर्टेन मास m है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, F इज इक्वल्स टू एम ए। लेकिन एक्सेलरेशन जो होती है हमारे पास वो होती है चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी। ये हमारे पास F इज इक्वल्स टू एम ए है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इसे एक ही जगह पुट कर देते हैं, तो F इज इक्वल्स टू एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो देखें, आपके पास जो है एम वी एफ जो है वो m इंटू वी मोमेंटम होता है, तो एम वी एफ जो है वो आपके पास फाइनल मोमेंटम एफ पी एफ, सॉरी, इसको मैं, ये फाइनल मोमेंटम माइनस एम वी आई वुड बी इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक हो गया? डेल्टा टी जिसको हम बोलते हैं दैट इज टाइम, डेल्टा टी। तो ये आपके पास जो है वो एफ आ गया फोर्स। अब देखें ऊपर जो है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वुड गिव अस चेंज इन मोमेंटम डेल्टा टी बाय डेल्टा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो फोर्स का आपके पास एक नया फार्मूला डिराइव हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि देखें, जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस मूव करता है। अप्लाई फोर्स अप्लाई करें ना किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो वेलोसिटी मूव करता है। वेलोसिटी मूव करने का मतलब है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस कवर करने की वजह से उसका ऑब्वियस सी बात है, मैस तो हर ऑब्जेक्ट का होता है, तो अगर वो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एम इंटू वी मोमेंटम हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एफ का फार्मूला भी आ जाता है। क्लियर हो गया? तो आपके पास जो है वो एफ फार्मूला है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी फोर्स का विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास है कि फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम में भी चेंज आता है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए भी फार्मूला और एफ इज इक्वल टू पी बाय टी भी फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का जो लफ्जी मतलब होता है ना, इम्पल्स, लफ्जी मतलब इम्पल्स का होता है कि झटका लगना या एक सर्टेन अमाउंट टाइम के अंदर जो है फोर्स अप लगना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम इम्पल्स कहते हैं। यानी किसी एक सर्टेन टाइम के अंदर फोर्स अप्लाई होना उसे इम्पल्स कहते हैं। अब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ होता है। ठीक हो गया? अभी हमने देखा है तो हम टी को अगर उधर मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी टी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो एफ इंटू टी वुड गिव अस डेल्टा पी, और डेल्टा पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। जे इज इम्पल्स। तो ये जो फोर्स होती है इसको हम कहते हैं जे इम्पल्स विच इज इक्वल्स टू एफ इंटू टी। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला डिराइव हो गया जे इंटू टी। तो अब इसका मतलब क्या है
कि एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम टी के अंदर जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी एक सर्टन शॉर्ट इंटरवल टी के अंदर जब एक फोर्स अप्लाई होती है तो उसको इम्पल्स कहते हैं, यानी झटका लगना। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप फुटबॉल को किक करते हो, फुटबॉल को किक करने का मतलब है जब पाँव आपका फुटबॉल को टच करता है तो वो एक या 2 सेकंड के अंदर आपकी जो फोर्स अप्लाई होती है और फुटबॉल जो है वो मूव करने लग जाता है। तो ये 1 या 2 सेकंड के अंदर जो आपने फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाई है, इसको आप इम्पल्स बोलते हो, जिसको झटका कहना है। यानी एक सर्टेन टाइम के अंदर फोर्स अप्लाई होती है और उसके बाद उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो दो फोर्सेस होती हैं, कॉन्टिन्यूस, जिस तरह कॉन्टिन्यूस फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो यहाँ से यहाँ तक मूव करके आ गया, तो इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं फोर्स। दूसरी होती है फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको इम्पल्स बोला जाता है, कि आपने किसी एक शॉर्ट 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर एक धक्का, जिसको आप धक्का लगाना कहते हैं या झटका देना, आपने इसको सिर्फ एक थोड़ी सी फोर्स लगाई और ये इस फोर्स के अंदर ही यहाँ से यहाँ तक मूव करके आ गया, तो इसको बोलेंगे इम्पल्स, यानी शॉर्ट टाइम के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं इम्पल्स। इसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है एफ इंटू डेल्टा टी। फुटबॉल की एग्जांपल है, क्रिकेट की एग्जांपल है। क्रिकेट खेलते वक्त बैट जब बॉल को हिट करता है तो थोड़ी देर के लिए फोर्स अप्लाई होती है, फिर उसके बाद बॉल ऑटोमेटिकली मूव करके चली जाती है। तो ये जो फोर्स आप अप्लाई करते हो इसको इम्पल्स बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो दिस फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। अब इसका अगर ग्राफ देखें, ग्राफ हमारा किस तरह का बनता है कि हमने भी बात की है कि शॉर्ट इंटरवल के अंदर F4T का अगर हम ग्राफ बनाए तो एक फोर्स अप्लाई होती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो शॉर्ट इंटरवल के अंदर अगर मैं इसको बनाऊं तो मेरे पास जो है वो ये, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, एकदम फोर्स लगी और एकदम फोर्स आके ज़ीरो पे आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी के अंदर जितनी ये एफ लगी है इसको हम बोलेंगे इम्पल्स फोर्स। क्लियर हो गया? तो ये जो आपके पास ये वाली फोर्स है, दिस इज इम्पल्स, एक शॉर्ट इंटरवल टाइम के अंदर जो फोर्स लगती है फिर ख़त्म हो जाती है। क्लियर हो गया? और इम्पल्स जो है वो आपके पास अगर जे की वैल्यू जो है वो एवरेज फोर्स से भी आ जाती है, फोर्स एवरेज इनटू डेल्टा टी। यानी अब देखें आपकी फोर्स हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, पहले इंक्रीज हुई फिर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो इस तरह इसकी एवरेज फोर्स लेते हैं, इनटू डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट गिव्स अस इम्पल्स जे। क्लियर हो गया? अब हमने जो है वो फार्मूला पुट करना है, जे इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास देखें इक्वेशन है जे इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा टी। लेकिन अभी हमने देखा है कि एफ की वैल्यू होती है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, इस एफ की जगह पुट कर दिया इंटू डेल्टा टी। क्लियर हो गया? यानी यहाँ पे हमने इसके फार्मूला पुट कर दिया ये वाला, तो ये अब टी टी से कैंसिल हो गया, तो जे हमारे पास क्या आ रहा है डेल्टा पी, और डेल्टा पी हमारे पास क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जे का फॉर्मूला आपके पास ये भी बन जाता है एम वी एफ माइनस एम वी आई। क्लियर हो गया? तो डिफरेंट फार्मूलाज हैं, डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से आपने अप्लाई करने हैं, तो ये भी एक जे का या इम्पल्स का फॉर्मूला आपके पास कैलकुलेट हो जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, के मोमेंटम को कंजर्व कैसे रखा जाए। मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि आपके पास जो है इसके लिए जो कंडीशन है वो आइसोलेटेड सिस्टम की होनी चाहिए। यानी कंजर्व का मतलब होता है बचा के रखना, यानी रह जाना, बाकी रह जाए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी ज़ाया ना हो कोई चीज़, कंजर्व रह जाए। इसका मतलब क्या है देखें, अब एक नेट फोर्स जब ज़ीरो होगी तो दिस इज़ योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम आपका बाकी रहेगा फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। अब आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, एक्सटर्नल में कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही होती, तो इस कंडीशन में आप जो है सिस्टम को आइसोलेट कर देते हो। यानी आपका जो सिस्टम है, सिस्टम ने फॉर एग्जांपल मूव, यहाँ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और फोर्स सिस्टम ने मूव यहाँ से करके यहाँ तक जाना है और आपने इसका मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ से यहाँ तक जो डेल्टा एक्स ये मूव करेगा, तो इस डेल्टा एक्स के मूव करने में जो सिस्टम जो कंजर्व, अगर आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम इसको लेंगे तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस इस पे एक्ट करना ज़ीरो कर देंगे हम, कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ इस ऑब्जेक्ट ने इस फोर्स की वजह से यहाँ से यहाँ तक मूव करके जाना है। तो इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स, जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्सेस को सबको निगलेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए और उस सिंप्लीफिकेशन में हम जो है वो रिक्वायर्ड आंसर उसका निकाल लें। तो हमारे पास अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो हमारे पास जो है वो
एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो हो जाएंगी। तो एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, एफ इज इक्वल्स टू पी बाई टी होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू पी बाई डेल्टा टी। क्लियर, ये भी हमने देखा है। तब एफ अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो हैं, एफ को ज़ीरो पुट कर दें तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। क्लियर हो गया। तो अब अगर टाइम को इधर लें तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल्टा पी ज़ीरो क्योंकि टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ये वाला। तो डेल्टा पी होता है हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक को उधर ले जाएं, एम वी एफ इज इक्वल्स टू एम वी आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अगर सिस्टम हमारा कंजर्व है तो कंजर्व सिस्टम में हमारा जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही हमारा फाइनल मोमेंटम आएगा। क्लियर है। कंजर्व सिस्टम में हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी इक्वल टू एम वी आई, यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल हो जाता है फाइनल मोमेंटम के। तो दिस इज योर कंजर्व्ड सिस्टम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब आपके पास कोई फोर्स एक्सटर्नली एक्ट करी, इसका मतलब है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम की इक्वल है, यानी नो चेंज इन मोमेंटम, नो चेंज इन मोमेंटम, कोई उसमें चेंजेस नहीं आई क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस को हमने निगलेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एक कंसिडरेशन थी सिंपल उसकी कंजर्वेशन सिस्टम की। अब आ जाता है जी कोलिजन्स। कोलिजन्स क्या होती हैं हमारे पास, कोलिजन्स हमारे पास होती हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराने से उनके अंदर क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो पैदा होंगी, इसको कहते हैं कोलिजन्स। कोलिजन का मतलब है कि दो फोर्सेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं और एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। सपोज आपके पास दो बॉल्स हैं, एक बॉल ये है और एक बॉल ये है। क्लियर हो गया। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। मूव करने के बाद जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, यानी एक दूसरे को टकराने की कोशिश करेंगे, तो टकराने के बाद क्या होगा, बॉल ए और ये बॉल बी है, बॉल ए जो है वो बॉल बी पे फोर्स लगाएगा और बॉल बी बॉल ए पे फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों के फोर्स लगाने से, एक दूसरे से टकराने से क्या होगा, जो फोर्सेस ये लगती हैं एक दूसरे पे, इंटरेक्ट होता है, जो इनका इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कोलिजन। तो इन फोर्सेस की वजह से इसको कहते हैं कोलिजन। ठीक हो गया कि जो आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद बॉल ए सपोज वापस चलेगी, बॉल बी भी वापस चलेगी, तो दिस इज कोलिजन। ठीक हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। ये दोनों फोर्स चीज ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना। क्लियर हो गया। तो इससे होता क्या है कि हमारे पास कोलिजन जो है वो दो तरह, अब इसमें कंडीशंस हमने डिफरेंट देखनी है कोलिजन किस किस तरह की होती हैं, कि इतना तो हमें पता चल गया कि कोलिजन क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में टकराना। तो वो टकराने के बाद उनकी जो आपस में फोर्सेस एक दूसरे पे वो लगाएंगे, उनका जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोलिजन का। अब आता है जी इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास क्या है कि इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक में हमारे पास जो है मोमेंटम कंजर्व रह जाता है, यानी जिस मोमेंटम से जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों की कंजर्व, यानी दोनों इक्वल फोर्सेस एक दूसरे पे लगाएंगी। कोई जिस फोर्स से वो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे उसी फोर्स से वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, कंजर्व रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ज़ाया नहीं हुई, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, कि जिस तरह वो टकराए, जिस फोर्स से वो टकराए एक दूसरे से, उसी वेलोसिटी से या उसी काइनेटिक एनर्जी से वो एक दूसरे से दूर चले गए, कोई चेंज उनमें नहीं है, नो चेंज इन वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो दिस इज इलास्टिक कोलिजन। क्लियर हो गया। इलास्टिक कोलिजन आपके पास। उसके बाद आ जाता है जी इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक में क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज योर इन इलास्टिक कोलिजन। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जिससे वो एक दूसरे से टकराने के लिए आ रहे थे वो फाइनल की इक्वल नहीं होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होगी। तो दिस इज योर इन इलास्टिक, एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी। फॉर एग्जांपल दो बॉल्स टकरा रही हैं, टकराने से साउंड भी पैदा होता है। अब साउंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी काइनेटिक कन्वर्ट होगी साउंड में, तो बाकी जो फाइनल होगी वो कम हो जाएगी। तो दिस इज योर इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे। अब उसके बाद जो है हम चलते हैं मोमेंटम की, इसकी एक डेरिवेशन है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो उसकी डेरिवेशन जो है देखते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन
डायमेंशन, एक डायमेंशन के अंदर हमने एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एक सेटअप जो है वो कंसिडर करना है कि कोई एनर्जी उसमें लॉस नहीं हुई, जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही फाइनल मोमेंटम रहेगा। तो इसको हम कंसिडर अब करते हैं कि ये क्या चीज़। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से सबसे पहले हमारे पास एक केस लेना है जिसमें हमारे पास दो बॉल्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और मूव करने के बाद टकराई और टकराने के बाद वो वापस चलेंगी। सपोज ये बॉल वन है, बॉल वन M1, इसका मैस M1 है और ये U1 वेलोसिटी से मूव कर रही है एक सर्टेन डायरेक्शन में। ये हमारे पास बॉल 2 है जिसका मैस M2 है और ये M2 जो है वो U2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये इनिशियल वेलोसिटीज को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए U1 और U2 का नाम दे दिया। तो जब एक दूसरे से टकराएंगी, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक है, तो परफेक्टली इलास्टिक होने के बाद क्या होगा, बॉल M1 मैस है, बॉल 1 वो V1 फाइनल वेलोसिटी से बैकवर्ड मूव कर जाएगी और ये बॉल M2 है, ये V2 वेलोसिटी से परफेक्ट मूव कर लेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि इनिशियल वेलोसिटी को हमने जो है वो U1 से रिप्रेजेंट किया है, इनिशियल वेलोसिटी इज़ U1, और फाइनल वेलोसिटी को हमने जो है वो V2 V से U से रिप्रेजेंट किया और इसको V से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि इनिशियल कौन सी और फाइनल कौन सी है। डेरिवेशन अब इसकी स्टार्ट करते हैं कि इलास्टिक कोलिजन, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है सपोज, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या, मोमेंटम के इनिशियल मोमेंटम जो है वो इक्वल होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के। क्लियर हो गया, PF के कि जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम, तब हमारा जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कंसिडर होगा। तो इनिशियल हमारे पास क्या है, दोनों बॉल्स का M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक हो गया, इक्वल टू M1 V1। इसमें साइन कन्वेंशन अभी हम नहीं ले रहे, जस्ट रैंडमली हम करें तो टोटल फाइनल दोनों का फाइनल बॉल्स का ये वाला और ये वाला, तो M1 V1 प्लस M2 V2 फाइनल मोमेंटम उनका होगा। क्लियर हो गया। अब हमने मैस M1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लेनी है जो कि हमारे पास ये वाली और ये वाली है, और ये वाली उधर चली जाएगी। तो ये हो जाएगा M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू, इधर M2 V2 था और ये वाली टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस M2 U2। अच्छा, इसमें U और V का आपने ख़ास ध्यान रखना है। तो ये आपके पास M1 एक तरफ आ गया और M2 दूसरी तरफ आ गया। अब हमने दोनों से यहाँ से M1 कॉमन ले लिया, तो ये U1 माइनस V1, और यहाँ से M2 कॉमन ले लेंगे, दैट इज़ V2 माइनस U2। क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जैसे, क्योंकि हमने बात की कि हमारे पास जो सिस्टम है उसकी काइनेटिक, अगर वो मोमेंटम कंजर्व है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल की। क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारे पास क्या होगी, हाफ mv², जनरल फार्मूला होता है। तो इनिशियल में M1 U1² प्लस 1/2 दोनों बॉल्स की इनिशियल M2 U2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। और ये इक्वल हो जाएगा 1/2 M1 V1² प्लस M2 V2 स्क्वायर के। क्लियर हो गया। दोनों की बॉल्स की जो वेलोसिटीज थी हमने उसको इक्वल कर लिया, वेलोसिटी सॉरी काइनेटिक एनर्जी को फाइनल और इनिशियल को। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम कि अरेंज करना है हमने M1 वाली एक साइड पे और M2 वाली एक साइड पे, यानी ये वाली इधर आ जाएगी माइनस के साथ और ये वाली उधर चली जाएगी। तो M1 वाली कैसे आएगी, 1/2 M1 U1² और ये वाली इधर लेके गए तो माइनस के साथ 1/2 M1 V1 का स्क्वायर। इसी तरह इस साइड पे हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे 1/2 आ रहा है, 1/2 M2 V2 स्क्वायर माइनस के साथ ये उधर गई तो 1/2 M2 U2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम अगर इसको 1/2 M1 और 1/2 M2 दोनों साइड्स पे कॉमन आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से भी 1/2 M1 कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया, U1² माइनस V1²। यहाँ से भी 1/2 दोनों इक्वेशन से M2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच गया, V2² माइनस U2²। अब देखिए 1/2 और 1/2 दोनों साइड से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बन गया, M1 U1² माइनस V1² इक्वल टू M2 इंटू V2
v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया। दिस इज योर इक्वेशन 3। अब डिफरेंट इक्वेशंस को लेके हमने सिंप्लीफाई करना है। ये इक्वेशन आपके पास थर्ड आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, m1u1 प्लस m2u2। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया, यानी इक्वेशन 1 मेरे पास क्या आ रही है, m1u1 प्लस m2 u2, यानी इक्वेशन 2 हमारे पास, सॉरी क्या आ रही है, पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास आ रही थी जो हमने ऊपर ली, दैट इज m1 इंटू u1 स्क्वायर m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू डिवाइडेड बाय, इसको इक्वेशन 2 दोनों साइड्स को डिवाइड करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं m2 इंटू v2 स्क्वायर एंड माइनस u2 स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये हमारे पास आ रही है जी इक्वेशन नंबर, ठीक हो गया। इसको हमने डिवाइड किया इक्वेशन 3 को विद इक्वेशन नंबर 2 के साथ। इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करना है हमने, तो सॉरी इक्वेशन नंबर 3 इसको इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या आ गई, m1 इंटू u1 माइनस u2 और डिवाइड करेंगे m2 इंटू v2 माइनस u2। क्लियर हो गया, ताकि हमारे पास जो है वो मैसेज कैंसिल आउट हो जाए, सिंप्लीफाई फर्दर हो जाए। तो ये इससे डिवाइड हो गई और ये हमारे पास इससे डिवाइड हो गई, डिवाइड हो गई, कट हो गया। पीछे हमारे पास क्या बच गया, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1। ये हमारे पास आ गई विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ रहा है v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। ये दोनों साइड्स हमारे पास आ गई। क्लियर हो गया। अब अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर आपके पास v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर जो है वो क्या होता है, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला कंसिडर करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b एंड a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई। तो ये देखें, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन फर्दर हो जाएगी। तो a हमारे पास u1 है, तो u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 होल डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1, और ये इक्वल यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो v2 प्लस u2 एंड v2 माइनस u2 होल डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। अब माइनस वाली टर्म यहाँ से कैंसिल, यहाँ से भी माइनस वाली टर्म कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 हमारे पास बच गया। अब u वाली टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, u1 माइनस u2 और ये v2 माइनस v1 हमारे पास बन गया। क्योंकि हमारे पास अब देखिए डिफरेंस इस तरह आ रहा है कि यहाँ पे v1 है पहले, यहाँ पे v2 पहले है, तो हमने पहले इसको भी सेम 1 माइनस 2 करने के लिए माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास v1 माइनस जो है v2 कंसिडर हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई होके इक्वेशन जो है वो आ गई है। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से हमने या v2 की को वैल्यू लेनी है या v1 की वैल्यू लेनी है और उसको हमने फिर पुट कर देना है किसी भी इक्वेशन में। क्लियर हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ से क्या बन रही है, u1, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सॉरी अगर सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास अगर मैं v2 की वैल्यू लेता हूँ, सपोज v2 की मैं वैल्यू लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, u1 प्लस v1 माइनस u2। यहाँ से आपने u2 की वैल्यू ले ली। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर इसको हम 5 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन को v2 की वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, अब इसको पुट इन इक्वेशन 1।
आपने बेसिकली U1 और V1 के फार्मूलाज जो है डिराइव करने हैं। तो V2 या V1 आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ से जो मर्जी कॉमन ले लें, उसकी वैल्यू फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। तो अब V2 की वैल्यू इस V2 की जगह हम पुट कर देंगे। तो बाकी इक्वेशन है M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2 इंटू V2 की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूंगा, U1 प्लस V1 माइनस U2। ये मैंने V2 की जगह ये वैल्यू उसकी पुट कर दी। क्लियर हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है, M2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस, अब M को अंदर मल्टीप्लाई करें तो M2U1 प्लस M2V1 माइनस M2U2। क्लियर हो गया। तो आपके पास जो है ये आ गया, M1 की वैल्यू आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने रीअरेंज करना है। रीअरेंज किस तरह करना है कि आपने U1 और U2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर, V वाली टर्म्स को एक तरफ कर दें और U वाली टर्म्स को एक तरफ आप कर दें। तो ये भी U है, ये भी U है, और ये भी U1 और ये भी U2 वाली टर्म है। तो इन टर्म्स को आप उठा के दूसरी तरफ अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है, M1U1 प्लस M2U2। अब सबसे पहले ये टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस M2U1, फिर ये वाली टर्म माइनस हो रही है U वाली, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस M2U2 आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया। तो इक्वल किस इस तरफ क्या बच गया हमारे पास, ये वाली और ये वाली टर्म। तो ये हमारे पास बच गया M1V1 प्लस M2V1 हमारे पास जो है वो बच गया। क्लियर हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है हमने। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें आपके पास जो है वो क्या हो रहा है, U वाली टर्म्स जो है वो U1 वाली एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो इसमें U1 कॉमन ले लिया, U1 कॉमन ले लिया तो M1 माइनस M2 बन गया, प्लस इन दोनों में से M2 कॉमन है तो M जो है वो ये देखें, ये M2U2 दिस इज़ M2U2 और दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये ऐड होकर 2M2U2 बन गया। क्लियर हो गया। और यहाँ से V1 कॉमन आ गया तो M1 प्लस M2। अब आपने क्या करना है, V1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये M1 M2 इक्वेशन की दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा कि ये दोनों के साथ डिवाइड होगा, एक तरफ ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी। तो U1 इंटू M1 माइनस M2 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 डिवाइड यहाँ पे प्लस 2M2U2 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो ये आपके पास V1 का फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्लियर हो गया। तो V1 का फॉर्मूला डिराइव आपने कर लिया यहाँ पे। इसी तरह आपने V2 का भी फॉर्मूला डिराइव करना है, और V2 का फॉर्मूला डिराइव करना है किस तरह कि आपने सिर्फ डिफरेंस ये होगा V2 के डिराइव करने में कि यहाँ से आपने V1 कॉमन लिया था, यहाँ से V2 कॉमन लिया है। आप इस इक्वेशन से V1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे V1 की जो वैल्यू आएगी वो जब इसमें पुट करेंगे इस जगह पे, तो आपके पास जो है वो V2 का फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो V2 का फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसी तरह V2 का फार्मूला क्या बनेगा आपके पास, 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2U1 माइनस M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2U2। तो ये आपके पास जो है वो V1 और V2 के फार्मूलाज डिराइव हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा कि किस तरह हमने इसको डिराइव किया है। ये क्लियर हो गया। तो ये आपके पास जो फार्मूलाज हैं ये आपने यूज़ करने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब आखिरी टॉपिक इसका आ जाता है, दैट इज मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस सिंपल है कि आपके पास सपोज एक बॉम्ब है, मैं आपको इसकी डायग्राम से समझा देता हूँ। ये बॉम्ब है, इस बॉम्ब ने जो है वो गिरना है और गिर के जो है वो ब्लास्ट होना है। तो सपोज ये आपके पास बॉम्ब गिरा नीचे और ये नीचे आने के बाद ये ब्लास्ट हुआ, इसका एक इनिशियल मोमेंटम था MVI जिससे वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे आके ये ब्लास्ट हुआ है, इस पॉइंट पे आके ये ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने से ये 3 पीसेस में डिवाइड हो गया। 3 पीसेस में किस तरह के, बॉम्ब का एक पीस इस तरफ चला गया, बॉम्ब का एक पीस इस तरफ गिर गया और एक पीस इस तरफ गिर गया। तो ये बॉम्ब टूट के 3 पीसेस में डिवाइड हो गया। अब ये इस
पूरे 3 पीसेस का इसका भी एक फाइनल मोमेंटम होगा, इसका भी एक फाइनल मोमेंटम होगा, इसका भी एक फाइनल मोमेंटम होगा। तो जो इनिशियल मोमेंटम था वो कन्वर्ट हुआ है 3 टाइम्स फाइनल मोमेंटम में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अगर मोमेंटम अप्लाई करें, इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो फाइनल जो होगा प्लस 3 2 एंड 1, 3 मोमेंटम्स में ये 1 2 3 में हुआ है, तो ये एक इनिशियल के इक्वल होगा। तो एक्सप्लोसिव फोर्सेस में यही होता है कि आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वल करने के लिए देखना है कि वो कितने पीसेस में कन्वर्ट हो रहा है, उन सारे पीसेस का आपने जो है वो मोमेंटम कैलकुलेट करके ऐड करना है। अगर आपके पास एनर्जी कंजर्व नहीं हुई तो प्लस साउंड भी प्लस हीट भी प्रोड्यूस होगी, अगर ये आइडियल सिस्टम नहीं है। यहाँ तक ये आइडियल केस है, और आइडियल केस नहीं है तो साउंड, कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये सारा आपका मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर आप पिस्टल है, पिस्टल को आप अगर फायर करें, पिस्टल को आप फायर करेंगे तो आपके पास जो है बुलेट की वेलोसिटी एम, एक वेलोसिटी से बुलेट मूव करता है, एम वी उसका मोमेंटम होगा, इसको बी कह देते हैं, और इसके रिएक्शन में पिस्टल जो है वो बैकवर्ड मूव करता है, एम वी पी कह देते हैं। क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो है वो एम वी एफ बी टोटल मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा, तो अगर हमारे पास पिस्टल का मोमेंटम एम बी वी बी जो है वो इक्वल होगा एम पी वी पी बुलेट और पिस्टल का, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि एक पिस्टल बुलेट जो है वो फॉरवर्ड जा रही है तो उसके रिएक्शन में पिस्टल बैकवर्ड आया, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो नेगेटिव होगी। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास जो था एक्सप्लोसिव फोर्सेस का मोमेंटम निकालने का तरीका है। क्लियर हो गया कि आपके पास किस तरह मोमेंटम उसका कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।